नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल प्रवीण थापा में आप सभी लोगों का स्वागत है और आपसे बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, लगातार कोटद्वार और अपने उत्तराखंड के गंभीर विषयों पर मैं बात करता हूं। कुछ ऐसे लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूं जो समाज में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और पत्रकार, आप जानते हैं कि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है। आज ऐसे ही पत्रकार मेरे साथ सूरज कुकरेती जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और साथ ही साथ आप प्रयाण सांध्य दैनिक के संपादक हैं, जो रिपोर्टर आप काम करते हैं। और आपके बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है, क्योंकि आप सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और आप कोटद्वार की नस नस से वाकिफ़ है कि कोटद्वार में किस प्रकार से है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ। और सबसे पहला सवाल मेरा है, उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष का समय हो गया है और आज युवाओं को हम देख रहे हैं, हम अगर कोटद्वार की बात करें, युवाओं को हम देख रहे हैं कि युवाओं की उस प्रकार से भूमिका नहीं है जिस प्रकार से होनी चाहिए। क्या कारण रहे होंगे? अगर हम बात करें व्यवसाय की, रोजगार की बात करें, तो युवा यहाँ का, कोटद्वार का युवा अगर ज़्यादातर देखें खनन में है, शराब के कामों में व्यस्त है और दूसरे प्रकार की गलत गतिविधियों में लिप्त है। क्या कारण रहे होंगे? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इस कोटद्वार की हमने या इस उत्तराखंड की हमने कल्पना की थी? थापा जी, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं कि आप बराबर जो है उत्तराखंड के तमाम गंभीर समस्याओं को लेकर के नेता, पत्रकार और तमाम समाज के जागरूक लोगों के बीच में आते हैं और बराबर जो है पहाड़, उत्तराखंड, कोटद्वार, तराई भाबर के तमाम मुद्दे उठाते हैं और जनपक्षीय पत्रकारिता के आप धनी हैं। मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल जो पोर्टल है, इसके माध्यम से हाल ही में उत्तराखंड की कमान संभाले पुष्कर सिंह धामी जी को भी शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह एक युवा मुख्यमंत्री, आज पहली बार एक यंग मुख्यमंत्री हमें उत्तराखंड में मिला है। और उम्मीद कर रहे हैं उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड के तमाम लोग जिनके हक हकूक़ उन्हें नहीं मिले हैं, जो तमाम समस्याओं से पीड़ित हैं, कि पुष्कर सिंह धामी एक युवा मुख्यमंत्री राज्य के हालात और परिस्थितियों का समाधान करेंगे। आपने बहुत अच्छा मुद्दा अपने पोर्टल के माध्यम से उठाया है। 21 साल राज्य को बने हुए हो गए हैं और युवाओं की दशा, युवाओं की स्थिति, बेरोजगारी, शिक्षित और प्रशिक्षित युवा आज रोज़गार के लिए भटक रहे हैं और रोज़गार के अभाव में उन्हें मजबूरन खनन, शराब और तमाम तरह के ऐसे कारोबारों से जुड़ना पड़ रहा है जिनमें उनका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि भविष्य अपराध की ओर ले जाने वाला बन जाता है। जैसे कि उत्तराखंड और संयुक्त उत्तर प्रदेश के दौरान भी युवाओं का भविष्य शराब और खनन में अपराध की तरफ गया है। अतीत में इस तरह के बहुत से मामले सामने आए हैं। आज युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में है, वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन हमारे उत्तराखंड प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने खड़ा है। लाखों प्रशिक्षित बीएड और व्यायाम शिक्षक, पीएचडी होल्डर, तमाम बच्चे, युवा जो हैं बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं। उन्हें रोज़गार देने को लेकर न सरकार कोई बात कर रही है, न कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठा रहा है। मैं तो देश के तमाम उन राजनीतिक दलों और राजनेताओं से एक सवाल मैं भी आपके पोर्टल के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ कि अगर 5-5, 6-6 बार चुनाव लड़ करके 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार करोड़ की संपत्ति हमारे नेता लोग बना रहे हैं, तो ऐसे इस लोकतंत्र जो रोज़गार बन गया है, एमएलए बनना रोज़गार बन गया है, विधायक एमपी बनना रोज़गार बन गया है, राज्यसभा जाना रोज़गार बन गया है, ब्लॉक प्रमुख बनना रोज़गार बन गया है, ग्राम प्रधान बनना रोज़गार बन गया है। अगर ये तमाम रोज़गार के साधन बन गए हैं तो दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। फिर तो एक बार किसी को विधायक बनाओ, फिर दूसरी बार दूसरे को मौका दीजिए, वो भी अपने लोगों को रोज़गार देगा। इस तरह का जो माफिया कल्चर लोकतंत्र में हुआ है कि सब कुछ हमारे पास रहे, इसका प्रतिरोध आज युवाओं को करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा हो जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करे।
युवाओं को लोकतंत्र में हिस्सेदारी की बात करें, ऐसा कहीं नहीं दिखता है। मैं देख रहा हूँ कि वही बच्चे जो बूढ़े हो गए हैं, 52-55 साल की उम्र के हो गए हैं, वो झंडा उठा रहे हैं, दरियाँ बिछा रहे हैं, कुर्सियाँ लगा रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। उन्हें माफियों की गोद में धकेल दिया जाता है। कहीं खनन माफियों उनका शोषण कर रहे हैं तो कई शराब माफिया उनका शोषण कर रहे हैं। मैं हाल ही की बात बताऊं, कोटद्वार में अभी कुछ नौजवान युवा जो महाविद्यालय में पढ़ते हैं और भी उन्हें इस कोरोना काल में शराब माफियों की गोद में ढकेल दिया गया। आखिर उनका क्या कसूर है? उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्हें बेरोजगारी की भीड़ में सरकारों ने और उनके लोगों ने मजबूरन छोड़ दिया है। बेरोजगारी के कारण वो काम करने में तो आज सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, और बेरोजगारी कैसे दूर होगी इस पर सरकारें कोई भी ध्यान नहीं दे रही हैं। मैं देख रहा हूँ 65 साल की सेवा समाप्ति के बाद महाविद्यालय का एक टीचर फिर दोबारा उसे नौकरी दी जाती है, और दूसरी तरफ बेरोजगारी की लाइन में खड़ा गोल्ड मेडलिस्ट PhD होल्डर नेट और गेट पास किया हुआ बच्चा जो है उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जो स्थितियां पैदा हुई हैं, इसके लिए जिम्मेदार हमारे सरकारें और सरकार के कारिंदे हैं, और हमारे संविधान में सबके लिए बराबरी का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार सिर्फ कागज़ों में और किताबों के अंदर है, धरातल पर नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी है। युवा जो है बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं, कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। मैं देखता हूँ कि अगर कहीं पर 50 पोस्टें कोई छोटी मोटी बाबू की या प्यून की निकलती हैं तो वहाँ पे 1 लाख फार्म बिकते हैं। और उससे बड़ा अपराध हमारी सरकार और उससे जुड़े लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे 100 वैकेंसियाँ किसी बैंक में या किसी पोस्ट पे निकलती हैं तो वहाँ पर 1 लाख फार्म बेचते हैं। उस बेरोजगारी का फ़ायदा उठाते हैं और 50 रुपये का फार्म 500 रुपये का ब्लैक में बिकता है होलसेल की दुकानों में। ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक घोटाले का बहुत बड़ा संकेत है। इसकी जांच होनी चाहिए और उन बेरोजगारों का वहाँ शोषण किया जाता है। बाद में फिर वो एक वो नोटिस जारी करते हैं कि ये कैंसिल हो गई है भर्ती, फलाना हो गया है। तो भाई आपने उन बच्चों को इतने फार्म बेच करके क्यों उनका शोषण किया है? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। सर, सरकार की तो जिम्मेदारी है रोज़गार देने की, लेकिन साथ ही साथ युवाओं को भी सोचना पड़ेगा कि इतना रोज़गार तो सरकार नहीं दे पाएगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है दूसरे काम धंधों की तरफ भी जाना पड़ेगा। अपना बिजनेस, छोटे छोटे व्यवसाय, खासकर जो हमारे यहाँ के उत्तराखंडी जो भाई बहन हैं, जो युवा हैं, छोटे छोटे व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं, तो उनको कम से कम छोटे छोटे व्यवसाय करने की तरफ ध्यान देना होगा। आप देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे जो व्यवसाय कर रहे हैं वो सब बाहर के लोग हैं, और हमारा उत्तराखंडी जो है वैसे घूम रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, व्यवसाय करना कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि व्यवसाय में भी कितनी बड़ी अड़चनें हैं, कितनी बड़ी बाधाएं हैं। सबसे पहली बात तो ये कि उत्तराखंड का जो आम जनमानस है वो आर्मी से, पैरामिलिट्री फोर्स से और सरकारी सेवाओं से लंबे समय से जुड़ा रहा, और अब दुर्भाग्य है कि इन्होंने जगह जगह वैकेंसीज कम कर दी हैं, स्टाफ कम कर दिया है, और स्कूल हैं लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। निजी सेक्टरों में इन्होंने सब ठेके पर सिस्टम को दे दिया है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि निजीकरण जो हुआ है ये सबसे बड़ा आम जनमानस के लिए भारी त्रासदी वाला है। यह रोका जाना चाहिए। इसके लिए युवाओं को आवाज़ उठानी चाहिए, युवाओं को अपने हक के लिए एक मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ाने चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, और उन लोगों को, उस राजनीतिक ताकत को, उन लोगों को, क्योंकि लोकतंत्र में बिना राजनीतिक सत्ता के आप कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आज सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात, आपने स्वरोजगार की बात करी है। स्वरोजगार के लिए एक माफिया पूरा सिस्टम इसमें बाधक बना हुआ है। यहाँ भी स्वरोजगार में उद्योग विभाग है, बैंकिंग सिस्टम, जिसमें भारी जो है कठोर नीतियाँ, कठिन ऐसी प्रणाली बना दी जाती है कि आम आदमी 2-4 बार लाइन में खड़े होने के बाद वहाँ से टूट के चला जाता है, और इसमें बहुत बड़ा करप्शन है। आखिर जब बच्चे को आपने उसके सर्टिफिकेट और उसके जो भूमि के प्रमाण पत्र हैं, उसकी जो उस काम को करने की क्षमता, योग्यता है, उसके आधार पर जब उसे उद्योग लगाने की आप बात कर रहे हैं, कागज़ों में कर रहे हैं आप, लेकिन प्रैक्टिकली आप उसे इग्नोर कर देते हैं। कई बच्चे मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने उद्योग विभाग में फाइलें लगाई, लेकिन वो निराश होकर के फिर दिल्ली या बम्बई चले गए। तो सवाल ये है कि सरकार और उसके प्रशासन को, उद्योग विभाग, जो भी बैंक फाइनेंस करते हैं, इन
इनको सख्त निर्देश होने चाहिए कि प्रशिक्षित और शिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए आप पूरी जानकारी देंगे, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। देखिए, जहाँ रोजगार की बात है, रोजगार कोई आसमान में पैदा नहीं होते हैं, मानव समाज में ही एक दूसरे की आवश्यकताएं रोजगार बनती हैं, और वही एक सिस्टम पूरी दुनिया में है, आदान प्रदान होता है। हम कहीं से कोई चीज़ मंगाते हैं, जैसे पहले क्या था कि जब करेंसी नहीं थी तो आदान प्रदान होता था, कोई चावल देता था, कोई आटा देता था, कोई दाल देता था, जहाँ दाल ज़्यादा पैदा होती तो वो दाल लेते थे, उसके बदले में आटा चावल ले लेते थे। इस तरह से जो बड़े बड़े हमारे पहाड़ में जो ऐसे मेले लगते थे, मेलों में भी इसी तरह का आदान प्रदान होता था। चाइना तिब्बत से व्यापारी आते थे, हमारे यहाँ के व्यापारी वहाँ जाते थे, वहाँ से वो चीज़ें लाते थे, औषधियाँ, जो गर्म कपड़े हैं। तो रोज़गार के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की इसमें नाकामी है, और 21 सालों में उत्तराखंड राज्य के अंदर जो भी सरकारें यहाँ बनी हैं, इन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का शोषण किया है, दमन किया है, और लूटने का काम किया है, दमन किया है, और हमारे युवाओं को इन्होंने नशे में डुबाया है। आज क्या स्थिति यहाँ पर है, मैंने देखा, मैं आज थाने में गया, मैंने वहाँ पे महिला हेल्पलाइन में जानकारी ली, तो वहाँ पे जितने केस आए थे सब शराबी पति के कारण महिलाएं उत्पीड़न का शिकार थी। आज एक छोटा सा उदाहरण मैं कोटद्वार का 2017 का देता हूँ। यहाँ पर जो शराब की दुकान से जो आंकड़े मिले हैं, जो यहाँ पे कुछ लोगों ने बताए हैं, यहाँ पे 1.5 करोड़ की शराब 2 पार्टियों ने कोटद्वार के लोगों को पिलाई है। आखिर ये कोटद्वार कहाँ जाएगा, हमारा युवा कहाँ जाएगा? आज नशे में डूबा हुआ युवा, उसकी सोच को ख़त्म कर दिया गया है, और नेता लोग नहीं चाहते हैं कि युवा आगे आएँ। लेकिन युवाओं से मेरी अपील है, मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने भविष्य को इस तरह से नशे में डुबाकर बर्बाद न करें, अच्छी काउंसलिंग में जाएं। दूसरी चीज़, सबसे अहम जो कमी है समाज में, जो एक्सपीरियंस लोग हैं आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज के, सिविल सर्विसेज के, IPS, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुझे तो लगता नहीं कि कोटद्वार में इतने अधिकारी हैं, इनकी भी सोच कुछ युवाओं के प्रति ठीक है। कभी उन्होंने काउंसलिंग की कोशिश नहीं करी है युवाओं को लेकर के, उन्हें भाई उन्होंने BSc किया है, MSc किया है, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, किस सब्जेक्ट से उन्होंने पढ़ाई करी है, उनको किस तरह से लाइन दी जाए। और मजबूरन एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का जो CC रोड बना रहा है, और एक अनपढ़ भी CC रोड बनाता है, तो आखिर उसकी पढ़ाई का क्या उसका उद्देश्य रहा है? तो ऐसे बच्चों के लिए काउंसलिंग सेंटर यहाँ पे होने चाहिए, और मेरा तो मानना है कि सबसे बेहतर ये होगा कि बच्चों को उनके भविष्य को बनाने के लिए काउंसलिंग का कोई प्राविधान सरकारें बनाएं, या निजी स्तर पर कोई NGO या समाज के जागरूक लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के ऐसा कदम बढ़ाएं जिससे कि बच्चे नशे में न डूबें और एक अच्छा नागरिक बन करके प्रदेश और देश की सेवा करें। तो दोस्तों, ये थे सूरज कुकरेती जी, और जिस प्रकार से नेताओं का दायित्व बनता है कि एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ उत्तराखंड बनाएं और युवाओं पे एक इस प्रकार से युवाओं के लिए कार्य करें। साथ ही साथ युवाओं को भी सोचना पड़ेगा कि हम नेताओं के पिछलग्गू ना बने, और हम छोटी छोटी चीज़ों में ना अपने आप को बेच दें। जिस प्रकार से दारू या खनन के छोटे छोटे ठेके हैं, या शराब के जो ठेके हैं, इनके ऊपर नहीं, हमने अपने आप को ऐसा बनाना है कि एक जो है हम अच्छा उत्तराखंड दे पाएँ, स्वस्थ उत्तराखंड दे पाएँ, और जो है रोजगार से परिपूर्ण उत्तराखंड है। तो युवाओं को भी सोचना पड़ेगा इस बारे में। और दोस्तों, इस प्रकार के डिबेट, इस प्रकार की परिचर्चा मैं लगातार करता रहूँगा। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सूरज कुकरेती जी थे। ऐसे और भी बुद्धिजीवियों से लगातार हम बात करते रहेंगे। बस आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं कभी दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।